हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो हमारा एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा किसके पेपर के लिए होगा? ये होगा आपका रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करेंगे? हम करेंगे आपके सारे पीवाईक्यूज को, जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट हो गए या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, वो सारे आज हम इस सिंगल लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिससे आपका 90 to 95% सिलेबस कवरेज हो जाएगा। क्योंकि आपका 3 यूनिट है, उन 3 यूनिट से रिपीटेडली एक सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के तहत आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये होगा आपके बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के जो सेमेस्टर 6 वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और डीयू हो गया, आपका एसओएल हो गया, एनसी वेब हो गया, सभी जो भी आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन सबके लिए ये वीडियो सफिशिएंट होगा। तो जो ये लेक्चर होगा वो आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होगा। ऑलरेडी सतेंद्र सर ने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेक्चर डाला हुआ है, तो आप जाके चैनल पे देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पता है कि ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये बोलता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल इंक्वायरी, कि पॉलिटिकल इंक्वायरी होती क्या है। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है व्हाई डू वी नीड इट, कि इसकी जरूरत क्या है। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इंक्वायरी की आपके राजनीति में क्या जरूरत है, क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो देखिए, अब हम पहले समझेंगे कि ये पॉलिटिकल इंक्वायरी का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या होता है? इट इज द सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? सिस्टमैटिकली आप अपनी राजनीति को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ कैजुअल ओपिनियन या गेस वर्क, कि मतलब अब देखो, आप डेली अपने डे टू डे लाइफ में आप देखते होगे, घर पे बैठे हुए भी न्यूज आप देखते रहते हो। न्यूज में देख के ही हम कोई खबर देखते हैं, उस हिसाब से हम क्या बना लेते हैं? अपनी राय बना लेते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन में भाजपा की जीत का सो एंड सो रीजन था, टीएमसी सो एंड सो रीजन से हार गई। तो वो आपका क्या हो गया? कैजुअल ओपिनियन हो गया, कि आपने अपने रूम में बैठे हुए दो चार इंफॉर्मेशन को आपने कनेक्ट किया और एक अपना ओपिनियन बना लिया, गेस कर लिया। दैट इज नॉट योर पॉलिटिकल इंक्वायरी। पॉलिटिकल इंक्वायरी में आप क्या कर रहे हो? सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज की तह तक जाओगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? इट स्टडीज पावर, है ना, पावर के बारे में पढ़ोगे आप, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है उन पॉलिसीज को पढ़ोगे, पॉलिटिकल बिहेवियर को समझोगे, और उसके अलावा आइडियाज जो होते हैं, जो आपके लीडर्स के आइडियाज हुए, ठीक है, उन सब के बारे में हम प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करते हैं? पॉलिटिकल इंक्वायरी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इट लुक्स एट बोथ फैक्ट्स एंड वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की भी बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो? वैल्यूज की भी बात कर रहे हो, ह्यूमन इमोशंस की भी बात कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों ही मिलके कोई भी वेव को तय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज हैपनिंग, क्या चीजें हो रही है, एंड व्हाट शुड हैपन, कि क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आप किसके अंदर पढ़ोगे? आप पॉलिटिकल इंक्वायरी के अंदर कवर करते हो। ठीक है, अब देखिए इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट ये होता क्या है। अब पॉलिटिकल इंक्वायरी की किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, अब इसकी जरूरत ये है बिकॉज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स एक जटिल फिनोमिना है, कोई सिंपल वो नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपने सिंपल पाथ चुन लिया, ये पॉलिटिक्स हो गई। नहीं, पॉलिटिक्स बहुत कैसा है? जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से, और उसमें जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के पीछे के, वो सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? हर जगह डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा वैरी करते हैं वो। इस वजह से आपको इन चीजों को समझने की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? ये हमको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, एक्सप्लेन करता है, और क्या करता है? पॉलिटिकल इवेंट्स और बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी करता है। अब देखो, आप पॉलिटिकल इंक्वायरी करोगे तभी आप देखते हो ना, इलेक्शंस के बाद क्या आता है? जो पोल न्यूज में दिखाया जाता है कि ये पार्टी इतने वोट से जीत रही है, ये पार्टी इतने वोट से जीत रही है, इतनी सीट्स इसको मिल रही है ना। ये सारी चीज क्या है? ये सारी गैस वर्क है। ये गैस वर्क लेकिन आप रूम में बैठ के नहीं करते हो, आप रियल डेटा की मदद से करते हो, तभी आप प्रेडिक्ट करते हो कि पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वोट इन अ सर्टेन वे, कि लोग एक स्पेशल तरीके से एक सर्टेन वे में क्यों वोट कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाई सम पॉलिसीज वर्क बेटर देन अदर्स, कि कुछ पॉलिसीज ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा एफिशिएंटली क्यों काम कर रही है। एंड हाउ पॉलिटिकल पावर चेंजेस,
कि मतलब एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पावर कैसे बदलती है। अब आप देखो, पॉलिटिक्स कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये क्या है, बहुत ज्यादा डायनामिक है, ये इवॉल्व होती रहती है कॉन्टिन्यूअसली। आप किसी भी स्टेट पॉलिटिक्स में चले जाओ, नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाओ, छोटी से छोटी गांव की पॉलिटिक्स देख लो, वो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व करती रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसको रेगुलेट करते रहते हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको पॉलिटिकल इंक्वायरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। अब इसके बिना आप पॉलिटिकल डिसीजंस वुड डिपेंड ऑन assumption एंड पर्सनल ओपिनियन। अब अगर आपका फैक्ट्स और फिगर्स पे आप बात नहीं करोगे, आप वैल्यूज को महत्व नहीं दोगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। उस केस में आपके डिसीजंस कैसे होंगे, आप एज्यूम करोगे, फिर है ना, आप मन में अपने एज्यूम करोगे कि वो सर्टेन आदमी है, वो सर्टेन आदमी सर्टेन वे में एक्ट करेगा, या वो सर्टेन कम्युनिटी है, वो सर्टेन वे में एक्ट करेगी, ठीक है। और पर्सनल ओपिनियन, कि आपके अंदर कोई ओपिनियन है किसी स्पेसिफिक जगह के रहने वाले लोगों के लिए, तो उन सब चीजों पे आप क्या करोगे, अपने पर्सनल ओपिनियंस पे बात करोगे, उस हिसाब से अपने डिसीजन लोगे, ना कि आपके जो डिसीजन होंगे फैक्ट बेस्ड होंगे, है ना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग पॉलिटिकल इंक्वायरी। दैट कैन लीड टू वीक पॉलिसीज एंड पुअर अकाउंटेबिलिटी। और ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्वियसली वीक पॉलिटिक्स होगी, बिकॉज आपके पास क्या है, कोई सॉलिड डेटाबेस तो है नहीं कि आप उसके हिसाब से पॉलिसीज बना रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी पुअर हो जाएगी, बिकॉज जब आपकी पॉलिसीज काम नहीं कर रही हैं, जो आपकी पॉलिसीज बहुत घटिया है, तो उस केस में आप किसके प्रति अकाउंटेबल होगे, किसी के प्रति नहीं, ठीक है। रिसर्च से क्या होता है, एविडेंस मिलता है, आपको साक्ष्य मिलता है, एंड एविडेंस मेक्स पॉलिटिक्स मोर क्लियर एंड यूजफुल। और उन एविडेंस के बेस पे क्या होता है, आपकी पॉलिटिक्स ज्यादा क्लियर बनती है, ज्यादा यूजफुल हो जाती है, बिकॉज इन दैट वे यू विल बी एबल टू मेक मोर एफिशिएंट पॉलिसीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस इसका समझते हैं कि इंपॉर्टेंस इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में इसका क्या है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी इसमें 4 वजहों से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब वो 4 वजह क्या है, वो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला क्या है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ क्लियरली, कि मतलब आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो आपके राजनीतिक जीवन है, उसको समझने में ये आपकी मदद करता है। अब देखो, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हो, जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, कोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में जानोगे, जैसे आपका इलेक्शन हो गया, पॉलिसी मेकिंग। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप क्या होगा, आप ज्यादा जागरूक हो पाओगे, ठीक है। आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को, अपनी पॉलिटिकल लाइफ को, और किस तरह से पॉलिटिक्स आपकी लाइफ को शेप कर रही है, उन चीजों को समझोगे, ठीक है। दिस गिव्स अस अ फुल पिक्चर ऑफ हाउ पॉलिटिक्स वर्क, कि कैसे पॉलिटिक्स काम करती है, ये सारी आप तभी समझ पाओगे। डेमोक्रेसी को कैसे इंप्रूव करता है, अब आप देखो, जब आप पॉलिटिकल इंक्वायरी करोगे, जब आप उस चीज के लिए एफिशिएंट होगे, उन चीजों को समझने के लिए, ऐसे केस में क्या होगा, ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, ठीक है, बिकॉज in that case you will be able to take part in public debate in a more informed way। अब आप पब्लिक डिबेट में क्या करोगे, ज्यादा इंफॉर्म्ड तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है, आप ज्यादा वाइजली वोट दे पाओगे, आप अपने लीडर्स को क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, इट क्रिएट्स एक्टिव एंड अवेयर सिटीजन, और उस केस में क्या होगा, आपके एक्टिव और अवेयर सिटीजन बनेंगे, जो क्या होंगे, अपने राइट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई सिटीजन है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लीडर से सवाल ना पूछे। अगर कोई व्यक्ति अपने लीडर से सवाल नहीं पूछ रहा है, उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा है, तो वो कैसा हो गया, वो एक पैसिव सिटीजन हो गया, ना कि एक्टिव सिटीजन। और ऐसा पैसिव सिटीजन क्या हो गया, ऐसा पैसिव सिटीजन किसी भी देश की प्रगति में नई रोल निभा पाएगा, उसको एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या, इसकी क्या इससे क्या होता है, आप ज्यादा बेहतर पॉलिसीज बना पाओगे, बिकॉज पॉलिटिकल इंक्वायरी गिव्स यू एविडेंस अबाउट व्हाट हैज वर्कड बिफोर एंड व्हाट हैज फेल्ड। बिकॉज क्या होगा, जब आप डेटा को समझोगे, है ना, प्रीवियस जो पॉलिसीज लाई गई हैं उनको समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक समाज में कौन सी चीजें हैं जो काम कर रही है, कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही है। और ऐसे केस में क्या होगा, आप ज्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे, ठीक है। नॉट जस्ट पॉपुलर इन वर्ड्स, की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपने क्या किया, जनता को खुश करने के लिए कोई जुमला दे दिया, बोला कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, है ना। तो क्या होगा, आप जब पॉलिटिकल इंक्वायरी को समझोगे तो आप प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन पाओगे। इसके अलावा ये क्या करता है, पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, बिकॉज ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को बढ़ाता है, बिकॉज व्हेन यू स्टडी रियल पॉलिटिकल लाइफ, तो ऐसे में क्या होगा, आपके रिसर्चर्स कैन टेस्ट एंड इंप्रूव आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट, पावर एंड सोसाइटी। मतलब जो न्यू हाइपोथेसिस है, आप उन सबको टेस्ट कर पाओगे। और ऐसे केस में क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ग्रो करेगा, बिकॉज उसमें नए नए आइडियाज क्या होंगे,
इवॉल्व होते चले जाएंगे, इंक्लूड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया पॉलिटिकल इंक्वायरी। इट इज नीडेड बिकॉज पॉलिटिक्स को आप रीजन के साथ समझो, एविडेंस के साथ समझो और केयरफुल थिंकिंग के साथ समझो। ये सारी चीजें जरूरी होती है। सिंपल समझ गए ये सब। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, पावर को समझने में मदद करता है, डेमोक्रेसी को इंप्रूव करता है बिकॉज ये अब क्या कर रहा है, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, एक्टिव सिटीजन होगा तो डेमोक्रेसी अपने आप स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, मेक बेटर पॉलिसीज, ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, एंड डील द रियल प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वालिटी, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, क्लाइमेट इश्यूज हो गए, ये सारे इश्यूज से भी आप डील कर पाओगे। ठीक है, तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट पॉलिटिकल इंक्वायरी क्या है, इट इज द बेस ऑफ सीरियस पॉलिटिकल स्टडी। ठीक है, इट हेल्प्स अस मूव फ्रॉम अ सिंपल ओपिनियन टू रियल अंडरस्टैंडिंग, कि अब आप क्या कर पाओगे, एक सिंपल ओपिनियन से रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव कर पाओगे। इस तरह से क्या होगा, इट मेक्स पॉलिटिक्स ज्यादा क्लियर, ज्यादा ऑनेस्ट और ज्यादा यूजफुल फॉर सोसाइटी। इन सब वजह से क्या होगा, आपकी पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छी हो जाएगी और वो क्या होगा, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल काम करेगी। समझ गए, लोगों के भले के लिए काम करेगी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च, कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर। इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल, कि क्या कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, इसके बारे में हमको क्या बोल रहा है, डिस्कस करने को बोल रहा है। तो अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिविटी या कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर। देखिए, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपली क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है स्टडीइंग एनीथिंग इन अ फेयर एंड अनबायस्ड वे, कि आप बिना किसी बायस के और बहुत फेयरली किसी भी चीज को पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं रहा है किसी भी चीज को लेके और आप फेयरली चीजों को पढ़ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिविटी इन पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया, कि आप पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थियोरीज हैं, जो आपके हाइपोथेसिस हैं, उनको कैसे फेयर और अनबायस तरीके से टेस्ट करो। ठीक है, जो रिसर्चर होता है ही शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स, ही और शी क्या करेगा, वो फैक्ट पे रिलाई करेगा, एविडेंसेस पे रिलाई करेगा एंड क्लियर मेथड्स को अपनाएगा। ठीक है, नॉट ऑन पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइक और पॉलिटिकल ओपिनियन। उसके जो काम करने का तरीका होगा वो उसके पर्सनल बायसेस से, उसके पर्सनल ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कैसा काम करना चाहिए, वो फैक्ट्स पे बात करे, एविडेंस पे बात करे, क्लियर मेथड्स को यूज करे, डेटा को क्या करे, छेड़छाड़ ना करे उसके साथ, टू सेट एन एजेंडा। ठीक है, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी क्यों जरूरी है, बिकॉज ये रिसर्च को ज्यादा क्रेडिबल और रिलायबल बनाएगी, कि ज्यादा आप क्रेडिबल होगी आपकी रिसर्च और ज्यादा रिलायबल होगी, बिकॉज वो रियल है ना, आप किसी पर्सनल बायस के बेस पे आप वो रिसर्च नहीं कर रहे हो। इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट्स को समझने में मदद करेगा, एंड पॉलिसीज इन अ सीरियस वे। ठीक है, नॉट जस्ट थ्रू योर पर्सनल फीलिंग्स, कि आप सीरियसली मतलब प्रैक्टिकल तरीके से पॉलिटिक्स को समझोगे, ना कि अपने पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे। अब हम चलते हैं, इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल, कि क्या कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। तो देखो, कोई भी इंसान रोबोट तो नहीं है ना, एवरी ह्यूमन हैज सर्टेन फीलिंग्स, है ना, हर इंसान की किसी प्रति के किसी कुछ उसके बायसेस होंगे, है ना, कुछ उसके बिलीफ होंगे। तो ऐसे केस में कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, कि यू कैन नॉट फुल्ली अचीव योर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, पॉलिटिकल रिसर्च इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स ऑब्वियसली, एंड एवरी रिसर्चर हैज सम वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चरल बैकग्राउंड एंड आइडियोलॉजी, बिकॉज हर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, पॉलिटिकल रिसर्चर का कुछ बिलीफ होगा, कुछ आइडियोलॉजी होगा, जिसका अंश उसके रिसर्च में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। दीज कैन अफेक्ट व्हाट टॉपिक दे चोज, ठीक है, हाउ दे फ्रेम क्वेश्चंस एंड हाउ दे इंटरप्रेट डेटा, कि मतलब अब क्या होगा, अब जब आपके पास कुछ बिलीफ होंगे तो कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक्स को चूज करोगे अपने लिए, वो टॉपिक्स हो सकता है उतने क्या बोलते हैं, वो टॉपिक्स आपके पर्सनल बायस से, पर्सनल ओपिनियन से डिराइव होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो सर्टेन लेवल में फ्रेम होंगे, सर्टेन तरीके से फ्रेम होंगे। ठीक है, और किस तरह से आप डेटा को इंटरप्रेट करोगे वो भी क्या होगा, वो भी आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल फिनोमिना आर आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, सो द सेम फैक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट वे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ पॉलिटिकल फिनोमिना क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, कि पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वो सिंपल ए टू बी डिस्टेंस को कवर करने जैसा नहीं है, कि आपने ए पॉइंट से शुरू किया, बी पॉइंट पे पहुंच गए। ये क्या है, जलेबी जैसा है, बहुत घूम घूम के है। इस वजह से
जो सेम चीज है उसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से समझ सकते हो। डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं, है ना, इंटरप्रिटेशंस अलग होती हैं। तो देखो, अब कोई जलेबी है ना, ऐसे जलेबी है, कोई रिसर्चर है वो जलेबी को इस पॉइंट से देख के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई रिसर्चर इस पॉइंट से देख के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है। तो डेटा सेट के साथ भी ऐसे इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमको कि इलेक्शंस के टाइम पे आप देखते हो फ्रीबीज दिए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो पार्टी ए ने बोला कि हम क्या करेंगे, सर्टेन लोगों को या हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हम 10,000 लीटर हर महीने पानी फ्री देंगे, ठीक है, 10,000 लीटर पानी फ्री देंगे। अब हो सकता है मैं एक पॉलिटिकल रिसर्चर हूं, मैं बोलूं कि अरे ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, ये क्या कर रही है, जनता के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। लेकिन हो सकता है बी नाम का जो पॉलिटिकल आपका रिसर्चर होगा वो बोलेगा कि अरे नहीं, ये 10,000 लीटर क्या है, ये तो फ्री भी है एक तरह की, ये क्यों दिया गया है, ताकि उस पार्टी को वोट मिले। तो आप देख रहे हो ना, सेम चीज को दो अलग अलग लोगों ने कैसे डिफरेंटली इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे सेम चीजों को डिफरेंट तरीके से समझा जा सकता है। देन व्हाट शुड रिसर्चर्स डू। अब देखो, पर्सनल बायस तो आ गया ना, तो ऐसे केस में रिसर्चर को क्या करना चाहिए कि उसकी जो रिसर्च है वो क्या हो, एकदम रिलायबल हो, एकदम क्रेडिबल हो। तो वो क्या करें, उनको बोला गया है कि वो एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल होने की कोशिश करें। और कैसे हो सकते हैं, 3 तरीकों से हो सकते हैं। उसमें पहला तरीका क्या है, मेथोडोलॉजिकल रिगर, कि मतलब आप जो रिसर्च मेथड यूज करोगे वो कैसा हो, प्रॉपर हो और बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया गया हो। सो द स्टडीज एज अनबायस्ड एज पॉसिबल, कि मतलब आप क्या करो, बिल्कुल ऐसा रिसर्च करो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, कि उसमें बायस आने के चांस बहुत ज्यादा घट जाएं। दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को बोल रहा है कि क्लियरली एक्सप्लेन द मेथड, आप उस मेथड को एक्सप्लेन करो जैसे आपने रिसर्च को कंडक्ट किया है। डेटा सोर्स को बताओ एंड एनी पॉसिबल बायस, की कोई भी पॉसिबल बायस है उसको भी आप एक्सप्लेन करो। दिस अलाउज अदर टू चेक एंड जज द रिसर्च प्रॉपरली। इससे क्या होगा, जब लोगों के पास ये डिफरेंट डेटा सेट होगा, लोगों के पास ओपिनियन होगा रिसर्चर का, इसके अलावा उनके पास क्या होगा, मेथोडोलॉजी होगी कि क्या रिसर्चर ने मेथोडोलॉजी अपनाई थी। तो उस केस में वो रिसर्च को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा प्रॉपरली चेक और जज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिसर्चर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली खुद से क्या करे, क्वेश्चन पूछता रहे वेदर देयर ओन बिलीव्स आर अफेक्टिंग देयर वर्क, कि वो कॉन्टिन्यूअसली खुद को टेस्ट करे कि ऐसा तो नहीं है कि उसके पर्सनल बिलीफ उसके रिसर्च के आड़े आ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। दे शुड बी रेडी टू क्वेश्चन देयर assumptions एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, और क्या वो अपने assumption को क्वेश्चन करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसको भी समझने को तैयार रहें। तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट कि पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ है, कि ऑब्जेक्टिविटी इज ट्राइंग टू स्टडी पॉलिटिक्स फेयरली एंड विद एविडेंस, कि आप फेयरली पढ़ रहे हो पॉलिटिकल इवेंट्स को और आप क्या कर रहे हो, एविडेंस बेस्ड स्टडी कर रहे हो। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी क्या बोला गया है कि पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली, बिकॉज ह्यूमन जजमेंट इज ऑलवेज इन्वॉल्व, ठीक है। बट थ्रू केयरफुल मेथड मेंटेन करके, अच्छी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके, कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, ठीक है, रिसर्चर्स क्या करेंगे, अपने बायस को कम कर सकते हैं और अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्रेडिबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो हमसे कहता है कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, why is literature review necessary in political science research, कि पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, कि हमको एग्जांपल भी देने को बोला हुआ है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आपका लिटरेचर रिव्यू पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है। तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू कुछ नहीं है, आप कॉलेज में भी होगे, आपको हमेशा बताया जाता होगा कि जब आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप लिटरेचर रिव्यू लिखो, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता था ज्योग्राफी में कि आप क्या करो, लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है कि बेसिकली आप रीड करते हो और स्टडी करते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क ऑन योर टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग योर ओन रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ज्योग्राफी का एग्जांपल लेके बोलता हूं, ठीक है। अगर बोल दिया हमको कि यमुना नदी के ऊपर काम करो, ठीक है, बोला कि यमुना रिवर में जो पॉल्यूशन आ रहा है ना, जो केमिकल्स को डाला जा रहा है फ्रॉम योर हरियाणा हो गया फॉर एग्जांपल, या दिल्ली हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर बोल दिया कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक पेपर तैयार करके देना है, रिसर्च तैयार करके देनी है। तो सबसे पहले उस स्टूडेंट का क्या काम होगा, वो स्टूडेंट लिटरेचर रिव्यू करेगा। अब लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या हुआ, जो साइंटिफिक पेपर्स लिखे गए हैं, जो पेपर्स उस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हैं, जो रिसर्चेज हैं, है ना,
जो रिसर्चेज हैं, कोई भी रेलेवेंट, ट्रस्टेड और क्या है, रिलायबल डेटा सोर्स है आपके पास, उसको आप क्या करोगे, पढ़ोगे, उसको स्टडी करोगे और उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको आप डिराइव करके अपने पास लिख लोगे, ठीक है। इट इज नेसेसरी बिकॉज पॉलिटिकल साइंस रिसर्च शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस लिटरेचर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप किसी भी टॉपिक पे एकदम जीरो से नहीं शुरुआत कर सकते। आप क्या करोगे, आप कॉन्टिन्यूअसली चीजों को आगे बढ़ाओगे और आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पीछे हुई रिसर्चेस का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इट शुड बिगिन बाय चेकिंग व्हाट अदर स्कॉलर्स हैव ऑलरेडी सेड, कि आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आप जो पीछे आए हुए स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उस स्पेसिफिक फील्ड में काम किया है उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश करोगे। इसके अलावा देखोगे कि वो कहां पे एग्री करते हैं। अगर उन्होंने कोई कंसेंसस बनाया है, उन्होंने बोला कि हम इस कॉमन पॉइंट पे एग्री करते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे वो स्कॉलर्स डिसएग्री कर रहे हैं। अब मान लो कोई स्कॉलर है वो बोल रहा है कि ए रीजन की वजह से इस जगह पे आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन कोई स्कॉलर बोल रहा है कि बी रीजन की वजह से आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया ना। तो आप क्या करोगे, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी कंसीडर करोगे और इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश करोगे कि क्या गैप्स हैं, है ना, क्या चीजें मिसिंग है। अब उसने बोल दिया कि ए ने बोला कि आम आदमी पार्टी पानी की वजह से जीती, बी ने बोला कि आम आदमी पार्टी अच्छे हेल्थ केयर की वजह से जीती, लेकिन आपने गैप देखा कि आपने गैप देखा और बोला कि नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी के जीतने की वजह तो सो एंड सो है कि वो इस वजह से जीती, है ना। ये सब आप कब कर पाओगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। तो इसकी जरूरत क्या है, देखो, तो सबसे पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऑलरेडी समझ चुके होगे, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है आपको, है ना, बैकग्राउंड देता है आपको, है ना, बैकग्राउंड देता है आपको। अब आप कोई मार्वल की मूवी देखने जाते हो, मार्वल की मूवी देखने जाओगे आप, अब थॉर के मान लो 4 पार्ट हैं, है ना, 4 पार्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अगर आप सीधे चौथे पार्ट पे जंप कर जाओगे तो आपको हिस्ट्री पता होगी, नहीं पता होगी, हो सकता है आपको बैकग्राउंड पता ही ना हो। तो इस वजह से लिटरेचर रिव्यू जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो आपको कॉन्टेक्स्ट देता है, वो आपको बैकग्राउंड देता है। इट शोज वेयर योर टॉपिक फिट्स इन द वाइडर डिस्कशन, कि आपका जो टॉपिक है वो एक वाइडर डिस्कशन में कहां फिट हो रहा है ना। For example, if you are studying social media and political campaigns, you first need to know what is already written about media effects, voter behavior and digital politics. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको बोल दिया कि तुम क्या करो, मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन को पढ़ो, कि मतलब सोशल मीडिया पे जो पॉलिटिकल कैंपेन चलाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब के बारे में आप काम करना है, आपको रिसर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, आपको जरूरी है कि आप उस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस स्कॉलर्स ने रिसर्च की है, फॉर एग्जांपल मीडिया का इफेक्ट क्या पड़ता है एक वोटर के ऊपर, इसके अलावा वोटर बिहेवियर को कैसे चेंज करता है मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, और डिजिटल पॉलिटिक्स का क्या रोल है, इन सब चीजों को आप समझोगे बिफोर जंपिंग टू योर सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कैंपेन का टॉपिक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले बैकग्राउंड लोगे, हिस्ट्री चेक करोगे उसकी, ठीक है, देन यू कैन सी वेयर योर स्टडी फिट, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप तभी समझ पाओगे कि आपकी स्टडी उस बड़े डिस्कशन का कौन सा हिस्सा है। इट हेल्प्स बिल्ड द थ्योरी। दूसरा रीजन क्या हो गया, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू वर्क्स लाइक अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये आपको ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये आपको समझने में मदद करता है कि द आइडियाज एंड थ्योरीज ऑलरेडी यूज्ड टू एक्सप्लेन अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बिकॉज ये क्या करेगा कि आपको जो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए कौन से आइडियाज, कौन सी थ्योरी यूज की गई है, उन सबको आप तभी समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉपुलिज्म को समझ रहे हो, पॉपुलिज्म क्या होता है, पॉपुलिज्म इज अबाउट लीडर्स हु क्लेम टू स्पीक फॉर ऑर्डिनरी पीपल, कि अब कोई लीडर है उसने बोल दिया कि जो रूलिंग पार्टी वो तो एकदम ही घटिया है, एकदम बेकार है, मैं क्या हूं, मैं बस आम जनता के लिए काम करूंगा, तो वो आपका क्या होता है, वही पॉपुलिज्म होता है, कि आपने गुड और इवल के बीच में 2 पार्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक। यू मे यूज आइडियाज फ्रॉम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसमें आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप अपने आइडियाज लोगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, जिसके अंदर आपकी कास्ट हो गई, आपका रिलीजन हो गया, आप कौन से लिंग्विस्टिक एरिया से आ रहे हो, वो सारी चीजें हो गई, है ना, वो आपकी पहचान का एक हिस्सा है। तो आप उन आइडियाज को यूज करोगे इन योर पॉपुलिज्म, ठीक है, और सोशल मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करोगे टू अंडरस्टैंड पॉपुलिज्म बेटर एंड बिल्ड योर ओन वे ऑफ स्टडीइंग इट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब देखो पॉपुलिज्म में आपने क्या समझा कि कोई लीडर है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ये सर्टेन पार्टी जो है ये मान लो एबीसी कम्युनिटी के लिए बहुत घटिया काम कर रही है, तो वो एबीसी कम्युनिटी
के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है ना, तो जब आप पॉपुलिज्म पढ़ोगे तो आपको वो एबीसी कम्युनिटी का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ठीक है, यही होता है कि लिटरेचर रिव्यू आपको थ्योरी बिल्ड करने में मदद कर रहा है, और जब आप ये चीजें कर पाओगे तो आप अपना एक सेल्फ मेथड डेवलप करोगे टू स्टडी दैट एंटायर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये क्या करता है, मेथड को गाइड करता है, बिकॉज जब आप पास्ट स्टडीज को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो आपके प्रीवियस स्कॉलर्स थे, जो आपके प्रोफेसर्स थे जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है, उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप ये जानोगे कि कौन से मेथड सबसे एफिशिएंटली काम करते हैं और कौन से मेथड्स हैं जो उतने एफिशिएंटली नहीं काम करते। इसके अलावा तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमको पता चलता है कि हमको सर्टेन चीजों को समझने के लिए क्या सर्वेज करना जरूरी है, या हमको इंटरव्यूज करना चाहिए, या हमको केस स्टडी करनी चाहिए, या मल्टीपल मेथड्स को मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब आप कब समझ पाओगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू है क्या। सबसे पहले आप अपने की सोर्स को आइडेंटिफाई करोगे। बेसिकली आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे कौन से बुक्स का, कौन से आर्टिकल का, कौन सी रिपोर्ट का लिटरेचर रिव्यू करना है। इसके अलावा दीज इंक्लूड बोथ योर ओल्ड फाउंडेशनल वर्क एंड न्यूअर रिसर्च, की मतलब आप इसके अंदर जो पुरानी रिसर्चेस हैं, नई रिसर्चेस हैं, दोनों को इंक्लूड करोगे। फिर आप क्या करोगे, सिंथेसाइज करोगे मटेरियल को। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने गठरी जमा करके रख ली कि अरे मैं तो अब लिटरेचर रिव्यू कर दूंगा। इसका मतलब हुआ कि आप उन सारे डेटा सोर्सेस को कंबाइन करो, उन सबको ऑर्गेनाइज करो इन योर ओन स्ट्रक्चर, ताकि आपको खुद को समझ आए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके बहुत सारे पेपर्स हुए, बहुत सारे बुक्स हुई, बहुत सारे आर्टिकल्स हुए, उन सबको समराइज करो। ठीक है, डिफरेंट व्यूज को, डिफरेंट स्कॉलर्स ने सेम टॉपिक के ऊपर क्या अलग अलग तरीके के व्यूज दिए उनको समझो, एंड सी व्हाट पैटर्न्स कम आउट, और फिर आप ये रिकॉग्नाइज करो कि क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप गैप फाइंड करोगे। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, बिकॉज आपको देखना है ना कि क्या चीजें मिसिंग है ना। आप देखोगे, अब मान लो आपने बोल दिया कि मुझे तो ये डिस्कवर करना है कि 100 लोग, किसको बोल दिया मैंने कि बैट पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं। अब मान लो बैट पार्टी को वोट देने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो कोई गैप तो बचा ही नहीं ना। अब मान लो बैट पार्टी का एजेंडा इतना अच्छा था कि 100 लोग ने वोट दे दिया उसको, अब उसमें आप क्या गैप फाइंड करोगे, नहीं कर पाओगे। तो गैप का मतलब हुआ कि आप ऐसी चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करो जो प्रीवियस रिसर्च में उतनी इंक्लूड नहीं हुई है, उनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या चीज हो सकती है कि बैट पार्टी कैसे यूथ को अट्रैक्ट कर रही है ना, ये चीज एक गैप हो सकती है। ठीक, फॉर एग्जांपल मेनी स्टडीज में टॉक अबाउट यूथ वोटिंग बट नॉट अबाउट हाउ सोशल मीडिया चेंजेस यूथ इन स्मॉल टाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि अब बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो सकती हैं कि वो बताएंगे कि यूथ का बिहेवियर कैसा है अबाउट सर्टेन पॉलिटिक्स, सर्टेन पॉलिसीज, सर्टेन पार्टीज, लेकिन अब कोई ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यूथ के ऊपर, उसके ऊपर स्टडी ना हुई हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वही मिसिंग एरिया, आपका गैप होता है, और उसी गैप के ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, फिर साइट प्रॉपरली, साइटेशंस देनी होगी आपको। यू मस्ट साइट एवरी इंपॉर्टेंट आइडिया दैट कम्स फ्रॉम अनदर राइटर। कि अब आपने मान लो ABC नाम के ऑथर्स की किताब से आपने कंटेंट उठाया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल बताओगे क्लियरली कि उस ऑथर ने अपनी इस किताब में इस ईयर में ये आइडिया लिखा है और मैंने इस आइडिया को अपने वर्क में यूज किया है। तो ये क्या करता है, आपको क्रेडिट देता है, ये प्लेजियरिज्म से बचाता है। प्लेजियरिज्म क्या हुआ, किसी के आइडिया को चोरी करना, किसी के वर्क को। एंड क्रिएट्स एकेडमिक ट्रेल दैट शोज दैट अदर्स कैन फॉलो, कि ये क्या करेगा, आपका एकेडमिक ट्रेल बनाएगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रीवियस रिसर्चर्स को फॉलो कर रहे हो, फिर उसमें कुछ इवॉल्व कर रहे हो चीजें, फिर आपके जो आने वाले स्कॉलर्स होंगे वो भी आपके वर्क को इस तरह से साइट करके आगे इवॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो साइटेशन कैसे होता है आपके, देखो साइटेशन इस तरह से होता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑथर का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आप बताओगे कि उसने वो वर्क कब पब्लिश किया, फिर आप टाइटल लिखोगे वर्क का। ठीक है, कि ये जो वर्क था उसका टाइटल लिखोगे, और फिर पब्लिकेशन डेटा को भी हम क्या करेंगे, बेसिकली इंक्लूड करेंगे। तो साइटेशन में बेसिकली ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ गए। तो सिंपल एग्जांपल क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल योर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि आपका टॉपिक क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सोशल मीडिया का क्या रोल है। लिटरेचर रिव्यू आपकी क्या मदद करेगा, ये मदद करेगा स्टडीज ऑन सोशल मीडिया इन इलेक्शन, की मतलब सोशल मीडिया का इलेक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये मदद करेगा। इसके अलावा वोटर बिहेवियर के बारे में समझने को मदद करेगा।
जो डिफरेंट फाइंडिंग्स आई हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की, वो आप कंपेयर कर पाओगे और फिर आप क्या कर पाओगे, आप जो गैप्स उसमें देखने को मिल रहे हैं उनको नोटिस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है स्टडीज में क्या हो, जो आपका रूरल यूथ है या फर्स्ट टाइम वोटर है, वो कैसे उतना अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है उनके ऊपर, वो आपका गैप आपको हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी खुद की स्टडी उस केस में क्या कर पाओगे, अपनी खुद की स्टडी डेवलप कर पाओगे आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग अ गैप एंड वर्किंग अपॉन इट। ठीक है, तो कंक्लूड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज नेसेसरी, बिकॉज ये क्या करेगा, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, टॉपिक को समझने में मदद करेगा, थ्योरी को बिल्ड करेगा एंड चूज द राइट मेथड एंड फाइंड रिसर्च गैप, ये सारी चीजें करने में मदद करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर स्टेप है ऑफ सीरियस पॉलिटिकल साइंस रिसर्च। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्रॉड आइडियाज को एक क्लियर और रिसर्चेबल प्रॉब्लम में बदलने में मदद करता है। ठीक, चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या कहता है, इट सेज डिस्क्राइब द epistemological debate in quantitative and qualitative approaches, compare both methods। ठीक है, तो अब हम epistemological debate जो है हमारी पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के अंदर, उसके बारे में समझेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो कौन से मेथड्स किस तरीके से आई है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हाउ वी नो व्हाट वी नो, मतलब हम जो जानते हैं वो हमने कैसे जाना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में ये डिबेट हम दो तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं, कि मतलब हमारा जो पॉलिटिकल साइंस रिसर्च का जो डेटा है, जो मटेरियल है, वो दो तरीकों से आ रहा है, जिसमें दो अप्रोचेस होती हैं उस डेटा की, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एक ज्यादा आपका पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका इंटरप्रेटिविज्म से जुड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो हमारे पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ है। तो देखो, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में समझा होगा। बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब वो नंबर्स डिफरेंट मेथडोलॉजीज के तहत आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, आप सर्वेज का इस्तेमाल करते हो, पोल्स का इस्तेमाल करते हो, एक्सपेरिमेंट्स का यूज करते हो, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स को डेवलप करते हो। इन सब तरीकों से हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस में आप नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यही पॉलिटिकल साइंस में क्वांटिटेटिव अप्रोच आपकी हो गई। ठीक, इट एम्स टू फाइंड पैटर्न्स, टेस्ट आइडियाज एंड मेक रिजल्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ बिगर ग्रुप। कि आप इसके तहत क्या करते हो, आप पैटर्न रिकॉग्निशन करते हो, जो आपका आइडियाज है उसको टेस्ट करोगे और आप ऐसे आइडियाज को डेवलप करोगे जो आप एक बड़े ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सको। अब इसका क्या एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल जब आप चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद आप देखते हो ना पोल्स आते हैं। ठीक है, उन पोल्स के अंदर ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ए नाम की पार्टी जीतेगी, बी नाम की पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, सी नाम की पार्टी को इतनी सीट मिलेगी। वो कैसे होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक जो एजेंसी है वो जा रही है, वो प्राइवेट एजेंसीज के तहत कराया जाता है, तो प्राइवेट एजेंसी हर वोटर से पूछ रही है कि अरे आपने किसको वोट दिया। वो बेसिकली क्या करता है, एक सर्टेन डेटा सेट इकट्ठा करता है, उन लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल उसने 100 लोगों का डेटा सेट कलेक्ट किया, 100 में से 60 लोग ए को वोट दे रहे हैं, 30 लोग बी को वोट दे रहे हैं और आपके 10 लोग सी को वोट दे रहे हैं। तो इस तरह से वो इस आइडिया को पूरे बड़े ग्रुप के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है। और इसको आप पॉजिटिविज्म से क्यों लिंक करते हो, बिकॉज पॉजिटिविज्म वो बिलीफ है जो कि मानता है कि पॉलिटिक्स को आप एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो, है ना, राजनीति को एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जा सकता है, जैसे एक नेचुरल साइंस को पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल वो नेचुरल साइंस क्या हो सकती है, जो आप फिजिक्स है, फिजिक्स में आप कैसे नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, है ना, आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, है ना, डिफरेंट तरीके के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। तो ये जो आपका पॉजिटिविज्म है का बिलीफ है, ये मानता है कि पॉलिटिक्स को भी आप एक नेचुरल साइंस की तरह ही पढ़ सकते हो, जिसमें आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बड़े डेटा सेट के ऊपर बड़े नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, पैटर्न को डिस्कवर कर सकते हो, उनके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो जाती हैं, इसकी स्ट्रेंथ सबसे पहली है कि आप ब्रॉड ट्रेंड्स को डिस्कवर कर पाओगे, जैसे हमने इलेक्शन में देखा। ठीक है, कंपेयरिंग मेनी पीपल और ग्रुप्स, आप एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को या बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को कंपेयर कर पाओगे, उनके आइडियाज को कंपेयर कर पाओगे, आपके जो हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट कर पाओगे उन नंबर्स की मदद से। ठीक है, एंड गिविंग रिजल्ट्स दैट कैन बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर्स, मतलब उससे हमको क्या ऐसे रिसर्चेस, ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं
जो कि आगे आने वाले रिसर्चर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी वीकनेसेस क्या क्या है? सबसे पहली वीकनेस है कि ये पॉलिटिकल लाइफ की डेप्थ को मिस कर देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब ए पार्टी को 60 वोट जो मिले, वो 60 वोट को मिलने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस उन कारणों की पहचान नहीं कर पाता। वो क्या कर देता है? वो डायरेक्टली बता देता है कि हाँ, ए सबसे ज्यादा फेवरेबल पार्टी है, सी सबसे कम फेवरेबल पार्टी है। ठीक है, नंबर्स ये दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे उसने दिखाया कि उसको 60 वोट मिले, लेकिन ये नहीं दिखाते कि वो 60 वोट उसको किस वजह से मिले हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं? जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रियलिटीज है उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देंगे और सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पॉलिटिक्स कैसे एक जटिल सब्जेक्ट है, तो आप सिंपली सिर्फ उनको सर्टेन डेटा, सर्टेन नंबर्स से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है और जो पॉलिटिक्स में होने वाली चीजें हैं वो आपका सोशल और आपका हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच के ऊपर, जो कि इंटरप्रेटिविज्म से जुड़ा हुआ है। क्वालिटेटिव अप्रोच क्वांटिटेटिव का उल्टा होता है, जहां पे आप क्या कर रहे हो? वर्ड से डील कर रहे हो, मीनिंग से डील कर रहे हो और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से डील कर रहे हो। इसमें आप इंटरव्यूज यूज करोगे, फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, केस स्टडीज करोगे और टेक्स्ट का एनालिसिस करोगे। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं और इट इज लिंक्ड विद इंटरप्रेटिविज्म, क्योंकि इंटरप्रेटिविज्म का बिलीफ क्या कहता है? ये बिलीफ कहता है कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो आप कैसे समझ पाओगे? आप ह्यूमन मीनिंग से समझ पाओगे। जब तक आप इंसान की सच्चाई को नहीं समझोगे तब तक आप पॉलिटिकल रियलिटी को भी नहीं समझ पाओगे। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। देखो तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी? सबसे पहला, इट इज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द वे वाई एंड हाउ बिहाइंड पॉलिटिकल बिहेवियर, कि जो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसा है, क्यों है, उसको समझेगा। ठीक है, स्टडिंग कॉन्टेक्स्ट इन डेप्थ, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको डेप्थ में आपको समझने में मदद करेगा। ठीक, और इसके अलावा जो लोगों का एक्सपीरियंसेस है, उनका बिलीफ्स है और वो किस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव है, उन चीजों को भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के तहत समझोगे। ठीक है, और ये आपका हिडन मीनिंग बिहाइंड स्पीचेस को, अब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो स्पीचेस देते हैं तो वो इनडायरेक्टली बहुत सारी बात कह जाते हैं, उन सारी चीजों को समझने में आपका क्या मदद करेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस मदद करेगा। मूवमेंट्स को और पॉलिसीज को समझने में भी यही मदद करता है। तो इसकी वीकनेसेस क्या क्या हो जाती है? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप सर्वेज कंडक्ट कर रहे हो, सर्वेज कंडक्ट कर, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूज लेना शुरू कर रहे हो। अब आपने किया कि जो वोट दे के आ रहे हैं बाहर से लोग, आपने उनका इंटरव्यू लिया, तो आप कितने लोगों का इंटरव्यू लोगे? फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति का इंटरव्यू 1 मिनट चलता है, ऐसे तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम और मनी वेस्ट होता है। ठीक, जनरलाइज करना मुश्किल है, बिकॉज सिर्फ एक छोटे डेटा सेट के मामले, छोटे डेटा सेट का यूज करके आप एक बड़े नंबर को जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है जो आपका डेटा सेट था वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को मानने वाला रहा हो, लेकिन बाकी लोग वैसा ना मानते हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ऐसे केस में क्या होता है? ये रिसर्चर के खुद के इंटरप्रिटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा ओपन होता है, कि मतलब जब आपके पास डेटा आएगा उसमें रिसर्चर उस डेटा को कैसे परसीव कर रहा है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से बायस आने का खतरा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंसेस हमने क्या देखे? क्वांटिटेटिव क्या पूछता है? ये हाउ मेनी से डील करता है कि कितने चीजें हुई। ठीक है, हाउ मच, व्हाट पैटर्न, बेसिकली क्वांटिटी से डील कर रहा है ये चीजों की। और क्वालिटेटिव क्या कर रहा है? ये उसके पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करता है बाय क्वेश्चंस लाइक ये, और वाई हो गया, हाउ हो गया और व्हाट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हो गया वो आपका मेजरमेंट पे फोकस कर रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव आपका मीनिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, सिमिलर चीजें हैं ये। क्वांटिटेटिव आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा जनरल है, लेकिन क्वालिटेटिव ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिव्ड रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखो मिक्स्ड मेथड और ट्रायंगुलेशन क्या होता है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे ये दोनों अप्रोचेस बहुत ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से। तो जो पॉलिटिकल रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि दोनों मेथड्स का अपने रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। अब दोनों मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा? जो भी एक दूसरे की वीकनेसेस थी वो सारी कवर हो जाएंगी। इस तरह से आपको एक फुलर पिक्चर, ज्यादा इन डेप्थ पिक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन बेसिकली मींस कि आप सेम इशू को
मोर देन वन मेथड से चेक कर रहे हो, है ना। और जब आपके अलग अलग मेथड से सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या इंटरप्रेट कर पाओगे, आप ये इंटरप्रेट करोगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कैसा है, वो एकदम सही है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं कि अगर एक रिसर्चर वोटिंग बिहेवियर को, इंडिया के वोटिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कैसे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसा करेगा, वो वोटिंग ट्रेंड्स को समझेगा, एज ग्रुप को समझेगा, कितने लोग वोट देने आए उसको समझेगा। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में वो क्या करेगा, क्वालिटेटिव डेटा में वो ऐसी चीजों को समझेगा जैसे कि लोगों ने एक सर्टेन पार्टी को क्यों वोट दिया, ठीक है, उस पार्टी को वोट देने में क्या उनकी पर्सनल आइडेंटिटी इन्वॉल्व थी, लोकल इश्यूज का क्या महत्व था, ठीक है, और उनके जो वोटिंग पैटर्न है उसके ऊपर मीडिया का क्या इंफ्लुएंस पड़ा। अब वो मीडिया आपका सोशल मीडिया हो सकता है, डिजिटल मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, ठीक है। टुगेदर दे गिव बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ। और इस तरह से क्या होगा, जब आप दोनों का इस्तेमाल करोगे तो आपके पॉलिटिकल रिसर्च में ज्यादा ब्रेथ और डेप्थ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट जो एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपका टू वेज ऑफ नोइंग पॉलिटिक्स, कि आप पॉलिटिक्स को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट तरीकों से समझते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रूटेड इन योर पॉजिटिविज्म, जिसके अंदर क्या होता है, नंबर्स होता है, पैटर्न्स होता है और जनरल ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च किससे जुड़ा हुआ है आपका, इट इज रूटेड इन योर इंटरप्रेटिविज्म, जिसमें आप मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, डेप्थ, इन सब की बातें करते हो। बोथ आर यूजफुल एंड इन मेनी केसेस द बेस्ट अप्रोच इज टू कंबाइन देम। तो मतलब हम क्या देखते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पस को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों, और दोनों क्या है, कंप्लीट भी नहीं है कि मतलब आप किसी एक के ऊपर रिलाय होके अपना रिसर्च को एकदम रिलायबल, क्रेडिबल नहीं कह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च को डेवलप करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि है हमारा व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कस इट विद एग्जांपल्स, की मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है उसको आप एग्जांपल देके समझाओ। तो देखो, डिस्कोर्स एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो मान लो मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, ठीक है, मैंने इस स्टेज के ऊपर, मान लो आप सब जो भी लेक्चर देख रहे हो वो मेरे फॉलोअर हो, मैंने बोल दिया कि आज से इंडिया के अंदर वो ही लोग रहेंगे जो मान लो आम खा रहे हैं, है ना। मैंने बोल दिया कि आज से इंडिया में आम खाने वाले लोग हैं, सिर्फ वो लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो एप्पल खा रहे हैं उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। या फिर मैंने बोल दिया कि मेरी पार्टी जब आएगी चुनाव जीत के तो मैं क्या करूंगा, सब लोगों का टैक्स फ्री कर दूंगा। मैंने बोल दिया कि मैं, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है कि एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं आपका पॉलिटिकल लीडर हूं, मैंने बोल दिया कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका टैक्स फ्री कर दूंगा। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, एज अ पॉलिटिकल रिसर्चर आप मेरे द्वारा बोले गए हर एक वर्ड को, है ना, मैंने आपको संबोधित करते हुए ये वर्ड बोला ना, मेरे द्वारा जो भी स्पीच दी गई है, जो भी आइडिया समाज में फैलाया गया है, जो भी मैंने स्लोगन दिया, मैंने बोल दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, ये स्लोगन दिया गया था ना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो ये स्लोगन हो गया या कोई भी स्लोगन हो गया, जैसे 15 लाख वाला अमित शाह जी ने बोला था ना कि वो जुमला था, वो क्या था, एक स्लोगन था बस, उसकी कोई रियलिटी नहीं थी। न्यूज़पेपर्स में हो गया, पॉलिसी के तहत जो आपके टेक्स्ट आ गए, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हो, आप किसी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी लीडर का मजाक उड़ा रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके दूसरे रिटर्न या फिर स्पोकन मटेरियल है, उन सभी का एनालिसिस करोगे आप और कोशिश करोगे कि उन चीजों की वजह से आपके पॉलिटिकल आइडियाज कैसे बन रहे हैं, कैसे समाज में फैल रहे हैं। समझ गए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, इट इज यूज्ड टू सी हाउ लैंग्वेज क्रिएट्स पॉलिटिकल रियलिटीज, आइडेंटिटीज एंड आइडियोलॉजीज। तो पॉलिटिकल साइंस में आप डिस्कोर्स एनालिसिस क्यों करोगे, बिकॉज एक लीडर के बोले हुए वर्ड्स का समाज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समाज में इतनी सारी पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं करते, लेकिन वो इतनी सारी रैलीज क्यों करते हैं, ताकि वो अपने लोगों को, जितने भी लोग हैं सिटीजन्स है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, है ना। यही रीजन है इतनी सारी रैलीज करने का, इतने लंबे लंबे भाषण देने का, यही रीजन होता है ना, नहीं तो कोई बिना मतलब में जाकर थोड़ी भाषण देता रहेगा, है ना। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल रियलिटी को बदलना चाहते हैं और लोगों को उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करा के उनकी आइडियोलॉजी में शिफ्ट लाना चाहते हैं। इन सब वजहों से डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस करता क्या है, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं डील करता कि क्या बोला गया, पीएम मोदी ने बोल दिया
कि मैं टैक्स फ्री कर दूंगा सबके लिए। सिर्फ ये चीज आप नहीं पढ़ोगे, ये आप इसमें क्या पढ़ोगे डिस्कोर्स एनालिसिस में, कि ये जो इन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया वो क्यों किया, है ना, उसका क्या मतलब था, और ये जो वर्ड उन्होंने बोला कि मैं सबका टैक्स माफ कर दूंगा, वो क्या पॉलिटिकल पर्पस सर्व कर रहा है ना। हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें बता सकते हो। दिस मेथड हेल्प्स अस टू फाइंड हिडन मैसेजेस, पावर रिलेशंस एंड द वे पॉलिटिकल लीडर्स ट्राई टू शेप पब्लिक ओपिनियन। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इन मेथड के तहत से आप जो हिडन मैसेज दिया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, या फिर जो पावर रिलेशंस होते हैं, देखो कोई बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो रैलीज के तहत, मीडिया ब्रीफिंग्स के तहत दूसरे लीडर्स के ऊपर तंज कसते हैं। वो तंज क्या होता है, आपका हिडन मैसेज दे रहा है कुछ। इसके अलावा जो लीडर्स हैं वो कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देके मीडिया का और समाज का नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हिटलर का एग्जांपल ले लो, कैसे हिटलर ने सिर्फ वर्ड्स की मदद से, स्पीचेस की मदद से जर्मनी का कैसे बिल्कुल यूनाइट कर दिया था, जर्मन आइडेंटिटी को और जर्मन नेशनलिज्म के आइडिया को कितना ज्यादा प्रमोट किया था। ये क्या दिखाता है कि वर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो डिस्कोर्स एनालिसिस इन सारी चीजों को ही समझने में आपकी मदद करता है। अब इसकी मेन टेक्निक्स क्या क्या हो गई डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, आप क्या क्या करोगे। सबसे पहला आप टेक्सचुअल एनालिसिस करोगे। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या हुआ कि जो भी रिटन है, जो भी बोले गए फ्रेजेस हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं और की थीम्स हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ोगे। स्पीच एनालिसिस में क्या करोगे कि लीडर्स कैसे पब्लिक में बोल रहे हैं, किस तरह से वो पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव हैं, क्या वो शांति से बात कर रहे हैं, है ना, उनकी स्पीच कैसी है विद पब्लिक, उसको पढ़ोगे आप। मीडिया एनालिसिस के अंदर क्या आया कि न्यूज क्या कवरेज कर रही है। जैसे कि आप देखोगे जो मीडिया है वो भी सर्टेन एजेंडा को फॉलो करती है, सर्टेन आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, तो वो सेम न्यूज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाती है आपको। जो इंटरव्यूज हैं उसमें बोले गए वर्ड्स को बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर देती है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में आप ये सारी चीजें भी पढ़ते हो, ठीक है। और जो ऑनलाइन मैसेजेस हैं जो फैलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी आप पढ़ोगे। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस होता है, रीडिंग द टेक्स्ट इन इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल सेटिंग, कि मतलब जो टेक्स्ट है, जो बोला गई चीज है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, किस बैकग्राउंड में बोला गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं आज से खाने पीने का त्याग करता हूं, तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोला जा सकता है ना। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा सैड हूं तो मैंने खाने पीने का त्याग कर दिया, लेकिन हो सकता है मुझे क्या करना है, मुझे प्रोटेस्ट दिखाना है, तो मैं खाने पीने का त्याग कर सकता हूं। डिफरेंट चीजों के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट चीजें बोली जा सकती है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज पॉलिटिकल रियलिटी को बनाता है। तो लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्क्राइबिंग पॉलिटिक्स, कि मतलब लैंग्वेज सिर्फ आपकी पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल रियलिटी, पॉलिटिकल मीनिंग को भी बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, जैसे हमने हिटलर का एग्जांपल लिया था कि कैसे एक लीडर के वर्ड्स ने, हिटलर ने अच्छा किया बुरा किया, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट हाउ अ लीडर्स वर्ड शेप द सोसाइटी, ठीक है। लीडर के वर्ड ने कैसे सोसाइटी को शेप किया, सोसाइटी को ही मेड पीपल थिंक इन अ सर्टेन वे, ही गिव नेशनलिज्म अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। और उसने क्या किया था, बताया था कि सम पीपल बिलोंग इन दिस कंट्री व्हाइल अदर्स डोंट, ठीक है। बोला कि सम पीपल आर स्ट्रॉन्गर while others are not, ठीक है, others are weak, some people are primary citizens while others are secondary citizens। तो ये सारी चीजें एक लीडर के वर्ड कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे डिस्क्राइब करती हैं, ये आप देखते हो कि कैसे लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि उसने समाज की और आपके राजनीतिक सच्चाई को कंप्लीटली उथल पुथल कर दिया, चेंज कर दिया। इसीलिए डिस्कोर्स एनालिसिस इज यूजफुल फॉर स्टडीइंग नेशनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्यों यूजफुल हो जाता है, बिकॉज नेशनलिज्म हो गया आपका, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, इन सारी चीजों को समझने में डिस्कोर्स एनालिसिस मदद करता है आपकी, ठीक है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का एग्जांपल देख लो, ये भी एक मेड अप एग्जांपल है, रियल नहीं है ये, ठीक है। सपोज अ प्राइम मिनिस्टर सेज कि द नेशन मस्ट कम फर्स्ट एंड एवरी सिटीजन मस्ट ज्वाइन हैंड फॉर डेवलपमेंट। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल दी। फॉर एग्जांपल किसी मेड अप प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने क्या बोला कि सिंपली नेशन में सब लोग क्या हो, हर व्यक्ति, हर सिटीजन के लिए नेशन फर्स्ट हो, अपनी कंट्री फर्स्ट हो, और क्या हो, वो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक साथ जुड़े। लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस में आप क्या करोगे, आप
जो डिस्कोर्स एनालिसिस होगा वो ये चीजें पूछेगा, व्हाट डज नेशन मीन हियर, मतलब ये जो नेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो किस की बात कर रहा है ना। इसके अलावा हु इज इंक्लूडेड इन एवरी सिटीजन, कि जब एक प्राइम मिनिस्टर एवरी सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उसका कुछ हिडन एजेंडा तो नहीं है, क्या वो लीडर किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को उस एवरी सिटीजन के कैटेगरी में रख रहा है, नहीं रख रहा है ना, क्या वो किसी के ऊपर तंज कस रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। व्हाट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज बीइंग प्रमोटेड, अब जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो वो कैसे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्या वो अपने फ्रेंड्स के जो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड है उनके डेवलपमेंट की बात कर रहा है या वो समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इज द स्पीच ट्राइंग टू बिल्ड यूनिटी, अथॉरिटी और सपोर्ट, अब उसकी जो स्पीच है क्या वो यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है ना, या फिर वो अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहा है या फिर वो अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना चाह रहा है, ये सारी चीजें डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर पढ़ोगे आप, बेसिकली बिल्कुल डाइसेक्ट कर दोगे हर एक वर्ड को और उनका एनालिसिस करोगे। दिस इज हाउ अ स्पीच कैन बी स्टडीड एज अ पॉलिटिकल टेक्स्ट, नॉट जस्ट एज अ प्लेन टॉक, कि मतलब आपने एक पॉलिटिकल टेक्स्ट के रूप में एक सिंपल से फ्रेज को समझा, ठीक है। द सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टडी इलेक्शन स्पीचेस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये सेम मेथड आप इलेक्शन की स्पीचेस को समझने में भी यूज कर सकते हो। चलिए तो अब हम पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म देखेंगे कि कैसे डिस्कोर्स एनालिसिस इन दोनों में से किससे ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ना कि पॉजिटिविज्म किससे जुड़ा था, पॉजिटिविज्म का आइडिया जो था वो आपके साइंटिफिक मेथड से जुड़ा हुआ था कि कैसे डेटा वगैरह का यूज करके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप एक बड़े ग्रुप के बिहेवियर को समझ सकते हो, एज अ नेचुरल साइंस देखते हो। लेकिन क्या डिस्कोर्स एनालिसिस इससे जुड़ा है? नहीं, डिस्कोर्स एनालिसिस आपका इंटरप्रेटिविज्म से जुड़ा हुआ है, बिकॉज इंटरप्रेटिविज्म मानता है कि जो पॉलिटिक्स है इट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, कि पॉलिटिक्स के अंदर जो मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस है, और कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस भी है, बिकॉज सेम थिंग्स कैन बी सेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस फिट्स इंटरप्रेटिविज्म बिकॉज इट स्टडीज हाउ पीपल गिव मीनिंग थ्रू लैंग्वेज, तो ये आपका इंटरप्रेटिविज्म से ज्यादा जुड़ा हुआ है, बिकॉज आपका जो लैंग्वेज है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो गई, सबसे पहला क्या हुआ कि इट गिव्स यू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, आपको पॉलिटिकल आइडियाज की ज्यादा बेहतर समझ प्रोवाइड करता है। हिडन आइडियोलॉजी और पावर को समझने में मदद करता है ना, जब आप वर्ड्स को समझोगे, किसी के कहे गए वर्ड्स को डीपली एनालाइज करोगे तो आप पता कर पाओगे कि वो कैसे तंज कस रहा है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है ना। इसके अलावा इट वर्क्स वेल फॉर स्पीचेस, स्लोगन्स एंड मीडिया टेक्स्ट, मतलब जो भी आपकी स्पीचेस हो गई, स्लोगन्स हो गए, मीडिया में आए हुए टेक्स्ट हो गए, उन सबको समझने में मदद करता है ये हमारी। एंड इट हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई पीपल एक्सेप्ट सर्टेन पॉलिटिकल नैरेटिव्स, और ये मदद करेगा कि क्यों लोग एक सर्टेन पॉलिटिकल नैरेटिव को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दूसरों को रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने हिटलर के कॉन्टेक्स्ट में देखा, क्योंकि हिटलर के आइडियाज बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव थे, बहुत ज्यादा गलत भी थे, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया ना, उसको फॉलो भी किया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसकी वीकनेसेस क्या है, सबसे पहला ये सब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट रिसर्चर्स में रीड द सेम टेक्स्ट डिफरेंटली, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हर एक व्यक्ति के कुछ बायस होते हैं, कुछ पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, और उन वजहों से क्या होता है, हर रिसर्चर सेम चीज को अलग अलग तरीकों से देखता है, ठीक है। इट डज नॉट गिव लार्ज न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, ये आपको लार्ज न्यूमेरिकल रिजल्ट्स नहीं देता, और इट मे नॉट शो हाउ वाइड स्प्रेड अ व्यू इज इन सोसाइटी, और ये भी नहीं दिखाता कि कोई व्यू कितना ज्यादा सोसाइटी में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो मिक्स्ड मेथड और ट्रायंगुलेशन देखते हैं ना, तो रिसर्च को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप डिस्कोर्स एनालिसिस को के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, बिकॉज डिस्कोर्स एनालिसिस आपका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का तरीका है, ठीक है। इसी को आप मिक्स्ड मेथड बोलते हो, ट्रायंगुलेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है। चलो तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज रिपीट हो रही है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, इट इज अ वे टू शो हाउ लैंग्वेज शेप्स पॉलिटिक्स, की मतलब लैंग्वेज से आपकी पॉलिटिक्स कैसे शेप होती है। इसके अलावा इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड स्पीचेस को समझने में मदद करता है, मीडिया को, आइडेंटिटी को और पावर को समझने में हमारी मदद करता है। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वी वांट टू नो नॉट ओनली व्हाट political leaders say but also how their words create political meaning and influence people, कि मतलब ये जरूरी क्यों हो जाता है, बिकॉज ये दिखाता है कि मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बोल क्या रहे हैं ये नहीं दिखाता,
ये दिखाता है कि कैसे उनके जो वर्ड्स हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिटिकल मीनिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि मतलब रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, व्हाट पॉइंट शुड अ रिसर्चर कीप इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो मतलब एक रिसर्चर को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो ये रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम इज द एग्जैक्ट इशू द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी। मतलब वो एग्जैक्ट इशू क्या है जो एक रिसर्चर समझने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होना चाहिए, बहुत वेग नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में गुड रिसर्च स्टार्ट कब होती है, व्हेन अ ब्रॉड पॉलिटिकल इशू इज टर्न्ड इनटू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट कैन एक्चुअली बी स्टडीड। मतलब आप क्या करोगे, एक बड़े पॉलिटिकल इशू को एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर तब्दील कर दोगे और तब उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, जो कि है इसके अंदर आप क्या करोगे कि एज ए रिसर्चर आप पॉलिटिकल वर्ल्ड को देखोगे, उसको वॉच करोगे और नोटिस करोगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि पॉलिटिकल करप्शन हो गया या फिर लो वोटर टर्नआउट हो गया, वीक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप डिस्कवर करोगे। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करोगे और पता करोगे कि इनके ऊपर काम करना एज अ रिसर्चर इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर सफिशिएंट काम नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चनिंग होगी। इसके अंदर क्या होता है कि वाई इज दिस हैपनिंग, कोई भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, जो भी चूज हुई उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, व्हाट इज नॉट क्लियर हियर, और क्या चीजें क्लियर नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। तो इस स्टेज पे क्या होती है, आपकी क्यूरियोसिटी एक रिसर्च आइडिया में तब्दील हो जाती है। अब देखो इसका एग्जाम्पल के तहत समझोगे तो आपने देखा कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां 100 लोग हैं, वहां पे आपने देखा कि आपके 60 वोट थे वो इसके आपके एप्पल को मिल गए, 30 वोट थे वो आपके बनाना को मिल गए और 10 वोट थे वो आपके कैरेट को मिल गए। ठीक है, तो अब आप देखोगे, क्वेश्चन करोगे कि ये 60 वोट इसको क्यों मिले, है ना, और उसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, ये 30 वोट इसको क्यों मिले मिले और ये 10 वोट इसको क्यों मिले। ठीक है, तो आपकी क्यूरियोसिटी हुई ना, तो ये क्यूरियोसिटी को आप एक रिसर्च आइडिया में तब्दील कर दोगे कि आपने देखा कि ये जो अर्बन एरिया था 100 लोगों वाला, यहाँ के लोगों ने इन डिफरेंट पार्टीज में ए को ही क्यों चुना और सी को क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो इसके पीछे के डिफरेंट रीजंस को आप समझोगे और आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, एक रिसर्च क्वेश्चन को तैयार करोगे। ठीक है, अब ये छोटा सा एग्जांपल था, अब हम इन डेप्थ देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। फिर आप रिफाइनमेंट करोगे कि मतलब आपने ब्रॉड इशू था, आपके पास बहुत बड़ा इशू था, आपने उसको एक छोटा और एक स्टडी फ्रेंडली प्रॉब्लम के अंदर तब्दील कर दिया। अब देखो इसका एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आपको यहां पे समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग जस्ट करप्शन, द रिसर्चर मे नैरो इट टू हाउ डज पॉलिटिकल करप्शन इन्फ्लुएंस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन अर्बन इंडिया। तो देखो आपका करप्शन जो है वो कितना वेग, कितना बड़ा इशू है, बहुत ब्रॉड इशू है ना, हर लेवल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर आपको करप्शन देखने को मिलता है। तो एज अ पॉलिटिकल रिसर्चर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप ये नहीं बोलोगे कि इंडिया में करप्शन है मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, है ना, इंडिया में तो करप्शन 1000 लेवल पे है, वो तो होता रहेगा, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि वो कभी खत्म हो जाएगा, इट विल स्टे देयर, बट एज अ रिसर्चर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू narrow it down and focus on a very small aspect of that corruption। उसका वो छोटा सा एस्पेक्ट क्या होगा, इट इज अबाउट कि कैसे पॉलिटिकल करप्शन जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इन योर अर्बन इंडिया। ठीक है, दिस मेक्स द टॉपिक स्पेसिफिक एंड रिसर्चेबल। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा, आप एक छोटी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर पाओगे और ज्यादा रिसर्चेबल होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला कि करप्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, इसका ये मतलब नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे इट इज अ रियलिटी, बट एज अ पॉलिटिकल रिसर्चर योर रोल इज टू सिंप्लीफाई इट एंड नैरो इट डाउन टू अ सर्टेन लेवल वेयर इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक एंड इट बिकम्स इजी टू रिसर्च फॉर अ पर्सन। ठीक है, ये बात आपका रिफाइनमेंट का स्टेप कहता है। ठीक, अब इसमें सिग्निफिकेंस चेक आ जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ मैटर भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वेग सा टॉपिक उठाया जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं, आप उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए, है ना। तो जो पॉलिटिकल इशू आपने पिक किया है
वो क्या हो, वो इंपॉर्टेंट हो, समाज के लिए जरूरी हो, या तो वो कोई पॉलिटिकल इशू हो, कोई वो रियल पॉलिटिकल इशू हो, या फिर वो कोई नॉलेज में जो गैप है उसको फुलफिल कर रहा हो, उसको फिल कर रहा हो, या फिर वो पॉलिसी मेकिंग में यूजफुल हो। ठीक है, a problem like how climate change affects political stability is significant because it can add both academic and practical value। चलिए अब हम आगे चलते हैं, what to keep in mind while developing research questions। तो मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो एक रिसर्चर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब वो एक रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कर रहा है। तो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन की क्या क्वालिफिकेशंस, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहला, वो क्लियर होता है, एकदम आसानी से समझने वाला होता है। फिर वो फोकस्ड होता है कि मतलब उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर वो आंसरेबल होता है कि मतलब आप कम टाइम के अंदर कम रिसोर्सेज की मदद से जल्दी से उसका आंसर कर सको विद योर अवेलेबल मेथड्स। ठीक है, अ वीक क्वेश्चन इज ट्रू ब्रॉड, कि मतलब एक जो वीक क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन जो नहीं है, वो कैसा होगा कि मतलब इंडियन पॉलिटिक्स बैड क्यों है, या फिर इंडिया में करप्शन क्यों है, ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये फोकस्ड है, क्या ये आंसरेबल है? वाई इज इंडियन पॉलिटिक्स बैड? नहीं है ना? ये अच्छा कब होगा, बेटर कब होगा, जब आप इसको क्लियर बनाओगे, आप इसका एक स्पेसिफिक पर्पस इसको दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक अच्छी फ्रेमिंग होगी, हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट यूथ पार्टिसिपेशन इन अर्बन इलेक्शन, कि कैसे अर्बन इलेक्शन के अंदर यूथ के जो पार्टिसिपेशन है उसको सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा ना कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को क्लियर बना दिया, है ना, क्लियर बना दिया। और ये अब क्या कर रहा है, ये ज्यादा फोकस हो गया है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर आपने फोकस कर दिया। ठीक, और ये रिसर्चेबल भी है आसानी से, है ना, रिसर्चेबल भी है। ठीक, चलो आगे देखो। तो अब इसके अंदर हम रिसर्च में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हो जाता है हमारा एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन। एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन बेसिकली उन चीजों के लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टडी एरिया है, वो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसमें आपका एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन यूज होगा। ठीक है, दे हेल्प द रिसर्चर डिस्कवर व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, उनको डिस्कवर करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग डिजिटल नेटिव्स, कि मतलब जो आपके डिजिटल नेटिव्स हैं वो किस तरीके से, अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक, ये सारी चीजें आपकी आ गई, उसको एक्सप्लोर कर रहा है ये, जो कि पहले नहीं एक्सप्लोर किया गया था। फिर आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। दीज डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट और व्हाट इज हैपनिंग, कि मतलब आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो कि जो चीजें अभी है और वो क्यों है। ठीक है, क्यों हो रही हैं वो, जैसे कि व्हाट आर द वोटिंग पैटर्न्स अमंग डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स इन अर्बन इंडिया, कि मतलब हमने देखा कि जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं अलग अलग, वो अर्बन इंडिया में कैसे अलग अलग तरीकों से वोट कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो ना एक चीज को, एक पैटर्न है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये आप किस में करोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर करोगे। फिर आ जाते हैं आपके एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। तो दीज आस्क व्हाई समथिंग हैपेंस, ये आपके एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हैं कि क्यों कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज गेन पॉपुलैरिटी अमंग यूथ वोटर्स, कि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी यूथ वोटर्स के अंदर क्यों आपका इतनी पॉपुलर हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवमेंट भी हो सकता है वो, ठीक, कोई आइडिया भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रिफाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन कैसे होता है। तो एज द रिसर्चर रीड्स मोर लिटरेचर द क्वेश्चन बिकम शार्पर, दिस स्टेज हेल्प्स इन टू वेज। तो मतलब जब रिसर्चर क्या करेगा, ज्यादा आपका एनालिसिस करेगा, ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करेगा, ज्यादा बुक्स पढ़ेगा, तो उसके क्वेश्चंस और ज्यादा शार्प होते चले जाएंगे। और ये दो तरीकों से आपकी मदद करेगा। पहला कैसे मदद करेगा, हाइपोथेसिस को डेवलप करने में, मतलब टर्निंग अ ब्रॉड आइडिया इनटू अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। आपका कोई आइडिया था, आपने उसको एक स्टेटमेंट में तब्दील कर दिया। अब वो स्टेटमेंट गलत है कि सही है, वो आप टेस्ट करते रहो इन योर रिसर्च। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाई पॉलिटिकल करप्शन लीड्स टू लोअर पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, कि मतलब आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि जब गवर्नमेंट में करप्शन ज्यादा होगा तो पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट को लेकर ट्रस्ट कम हो जाएगा। ये आपका हाइपोथेसिस था। अब आप इसको डेवलप करते, आप इसको टेस्ट करते रहो। ठीक है, ऑपरेशनलाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग हाउ टू मेजर कीवर्ड्स लाइक करप्शन और ट्रस्ट इन रियल स्टडी। मतलब अब ये सारे वर्ड्स हैं, करप्शन हो गया आपका, ट्रस्ट हो गया, ये सारे आप मेजर तो नहीं कर पाओगे ना, लेकिन ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर क्या होगा, इसके तहत आप इन वर्ड्स को रियल स्टडी के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर पाओगे, जिसके तहत आप इसको समझ सकते हो। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट
फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि मतलब रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको डेवलप करना। एक गुड रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। और क्वेश्चन के टाइप हमने क्या देखे? एक्सप्लोरेटरी हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, ठीक है। ये सारे आपको पॉलिटिक्स को एक सिस्टमैटिक और प्रॉपर तरीके से समझने में मदद करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो है हमारा हाउ डज आर्काइवल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, ठीक है। क्रिटिकली इवैल्यूएट इट्स रोल। अब हम आर्काइवल रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो आर्काइवल रिसर्च क्या होता है? इट बेसिकली मींस कि आप जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनको पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, आपके लीडर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिसीजंस हो गए, जो कि पास्ट के डिसीजंस थे, उन सबको समझने में मदद करते हैं। कि मतलब आप पुराने डॉक्यूमेंट्स को यूज करके जो आपके पास्ट इवेंट्स थे, पास्ट लीडर्स थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? आपके लेटर्स हो आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, गवर्नमेंट के पेपर्स आ गए, स्पीचेस आ गए, कमिटी फाइल्स आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपका आर्काइवल रिसर्च का हिस्सा है, ठीक है। ये सारा डेटा इसके अंदर यूज किया जाता है। और ये यूजफुल क्यों है? बिकॉज ये आपको हिस्टोरिकल डेप्थ प्रोवाइड करता है टू पॉलिटिकल स्टडी, ठीक। अब देखो ये पॉलिटिकल इंक्वायरी में कैसे मदद कर रहा है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च हेल्प्स इन 3 मेन वेज, 3 तरीकों से मदद करता है। पहला क्या? इट शोज व्हाट हैपेंस इन द पास्ट एंड हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस वर मेड। अब कोई पॉलिटिकल डिसीजन है आपका, कोई पॉलिसी है प्रेजेंट की, वो पास्ट में कैसे बनी, कौन सी चीजों ने उसको शेप किया, उनको समझने में मदद करेगा। दूसरा क्या मदद करेगा? इट हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉलिटिकल इवेंट, मीनिंग द बैकग्राउंड एंड सिचुएशन इन विच इट हैपेंड। तो ये क्या करने में मदद करेगा? कि आपको एज ए रिसर्चर मदद करेगा कि आप कोई पॉलिटिकल इवेंट जो पास्ट में हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो, कि वो इवेंट क्यों हुआ है ना, किन सिचुएशंस में हुआ, किन परिस्थिति के अंदर हुआ, इसको हेल्प करेगा। और तीसरा, इट हेल्प्स टू बिल्ड और टेस्ट पॉलिटिकल आइडियाज बाय शोइंग हाउ इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज डेवलप्ड ओवर टाइम। कि मतलब ओवर टाइम आप देखते हो ना कि आपके पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस में कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली डेवलप हो रही हैं। तो आप जब आर्काइवल रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में वो कैसी थी और प्रेजेंट में वो कैसे कैसे इवॉल्व होती चली गई है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्चर स्टडीज द मेकिंग ऑफ अ पॉलिसी, तो ओल्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वो पॉलिसी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, कौन सी डिबेट्स हुई उसके टाइम पे और कौन सी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। दिस मेक्स द स्टडी डीपर एंड मोर रिलायबल देन जस्ट यूजिंग प्रेजेंट डे ओपिनियन। और इस तरह से क्या होगा? आपकी जो स्टडी है वो ज्यादा रिलायबल हो जाएगी। तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसके रोल को हम समझेंगे। तो आर्काइवल रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज आपके जो बहुत सारे मेजर इवेंट्स हैं वो आपके रिकॉर्ड्स के अंदर क्या किए गए हैं? मेंटेन करके रखे गए हैं। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स थी उनको समझने में मदद करता है, ठीक है। बिकॉज आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके क्या थे? डिफरेंट ओपिनियंस थे। तो कौन सी डिबेट्स हुई, क्या आइडियाज थे और किस तरह से वो एक कंसेंसस पे पहुंचे, उन सबको समझने में आपका आर्काइवल रिसर्च मदद करेगा, ठीक है। गांधी एंड अंबेडकर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, एंड द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। तो डिफरेंट रिलेशंस के बारे में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में आप आर्काइवल रिसर्च की मदद से समझोगे। दीज सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, राइट्स एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज डेवलप। तो जितनी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन गवर्नेंस की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कैसे ओवर टाइम डेवलप हुई, आप इसी के तहत समझ पाओगे, ठीक। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्टडिंग द आइडियाज ऑफ मेजर थिंकर्स एंड लीडर्स। कि मतलब आपके जो मेजर थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उनके क्या आइडियाज थे, वो कैसे डेवलप हुए, उसको समझने में मदद करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके आर्काइवल रिकॉर्ड हो गए वो पॉलिटिकल थिंकिंग, मतलब गांधी का जो नॉन वायलेंस का आइडिया था गांधी जी का, उसको समझने में मदद करेगा। अंबेडकर के सोशल जस्टिस के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या रीजन था, उसको समझने में कोशिश करेगा। नेहरू का जो मॉडर्न स्टेट का विजन था वो कैसा था, और सावरकर का जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो कैसा था, इन सब चीजों को समझने में मदद करता है, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट शो हाउ इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज शेप्ड इन रियल हिस्टोरिकल कंडीशंस। समझ गए?
अ गुड एग्जांपल इज द स्टडी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। मतलब इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, तो जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, पब्लिक का रिएक्शन हो गया, उन सब ने रिसर्चर्स को मदद की कि कैसे पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया गया था बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ डिसीजंस वर टेकन एंड हाउ डेमोक्रेसी वाज अफेक्टेड, कि कैसे लोगों के राइट्स को छीन लिया गया, किस तरह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, तो अब इसकी आर्काइवल रिसर्च की हम स्ट्रेंथ देखते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि ये ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस देता है हमको, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, रियल सोर्सेज से अपना डेटा डिराइव कर रहे हो। रिसर्चर्स को क्या होता है, दे गो बियॉन्ड मेमोरी एंड गेस वर्क, कि मतलब अब जब उसके पास रियल डेटा होगा तो क्या होगा, वो सिर्फ मेमोरी के ऊपर रिलायबल नहीं होगा, वो गेस वर्क नहीं करेगा, वो क्रेडिबल सोर्सेज का यूज करके रिसर्च करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो शो अलाउज अ कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट विच इज यूजफुल इन पॉलिटिकल साइंस। और पास्ट के डेटा का इस्तेमाल करके, पास्ट के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके आप वो जो एवोल्यूशन हुआ है उसको भी समझ सकते हो। ठीक है, अनदर स्ट्रेंथ इज दैट इट हेल्प्स इन थियोराइजिंग पॉलिटिक्स, मीनिंग यूजिंग हिस्टोरिकल एविडेंस टू बिल्ड आइडियाज अबाउट गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। तो बेसिकली ये आपके पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को बढ़ाने में मदद कर रहा है, बिकॉज आर्काइवल रिसर्च की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल साइंस का जो प्रिंसिपल्स है उसको डेवलप करोगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं, तो लिमिटेशन सबसे पहली क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग हो गए, कुछ इनकम्प्लीट हैं, बायस्ड हो गए, बिकॉज रिकॉर्ड्स लिखने वाले लोग भी क्या होते हैं, उनके भी कुछ पर्सनल ओपिनियन हो गए, और कुछ रिकॉर्ड्स आपके डिफिकल्ट टू एक्सेस हैं। ठीक, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में ओनली रिफ्लेक्ट ओनली द व्यू ऑफ दोज इन पावर, नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज आप बोलते हो ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर, कि मतलब रिकॉर्ड्स कौन लिखता है, वही लोग लिखते हैं जो पावर में होते हैं। तो जो पावर में रहे लोग थे उनके आइडियाज आपको पता चलेंगे रादर देन ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि डॉक्यूमेंट्स नीड केयरफुल रीडिंग, कि मतलब डॉक्यूमेंट की केयरफुल रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्या होता है कि टाइम और समाज के साथ आपके जो आइडियाज हैं, आपका जो व्यूज है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। हो सकता है आज से 100 साल पहले जो चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल थी वो आज के समाज में नॉर्मल नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन आर्काइवल रिसर्च। ठीक है, तो आर्काइवल रिसर्च गिव्स यू डेप्थ बट इट कैन नॉट ऑलवेज गिव फुल पिक्चर। ये फुल पिक्चर नहीं देगा, आपको डेप्थ दे देगा, लेकिन आप कंप्लीटली इस पे रिलाय नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अपने भी जो बुद्धि दी है भगवान ने उसका भी इस्तेमाल करोगे। तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या करोगे, आर्काइवल रिसर्च क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल लाइफ। ये क्या करता है, आपके आइडियाज को, इंस्टीट्यूशंस को, डिसीजंस को इंडिया में या दुनिया में कहीं भी कैसे डेवलप हुए उसको समझने में मदद करेगा। और हिस्ट्री को और पॉलिटिकल, इट गिव्स हिस्ट्री टू पॉलिटिकल इंक्वायरी, तो पॉलिटिकल इंक्वायरी को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करेगा, बट इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली बिकॉज रिकॉर्ड्स कैन बी इनकम्प्लीट और वन साइडेड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि है व्हाट इज एथनोग्राफी, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स एंड हाउ इट हैज एनरिच्ड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च। कि मतलब एथनोग्राफी क्या है और इसने पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च को कैसे एनरिच किया। ठीक, देखो, तो एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच रिसर्चर स्पेंड्स टाइम विद पीपल। कि इसमें क्या होता है, जो आपका रिसर्चर है वो लोगों के साथ बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ऑब्जर्व्स देयर डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करेगा, टॉक्स टू देम, उनसे बात करेगा, एंड अंडरस्टैंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर फ्रॉम क्लोज एक्सपीरियंस, एकदम नजदीक से उनके जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, उनके एक्सपीरियंस है, उसको समझेगा। The main aim is to understand politics from viewpoint of ordinary people at the ground, कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्डिनरी लोगों का व्यू है उससे आप एक रिसर्चर उसको समझने की कोशिश करता है।